नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2011 में रिलीज हुई मार्जिन कॉल नाम की मूवी को, जिसमें 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस से ठीक 24 घंटे पहले की थ्रिलिंग और इमोशनल कहानी को दिखाया गया है। सच्ची घटनाओं पर आधारित यह फिल्म उन संघर्षों और अहम फैसलों को सामने लाती है जिन्होंने इतिहास की सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस को जन्म दिया। इस वीडियो में आप बैंकिंग की हाई स्टेक्स दुनिया को देखेंगे और तमाम फाइनेंशियल चैलेंज जानेंगे और कैसे बैंकों ने पैसों का खेल खेला और इस तबाही को जन्म दिया। और दोस्तों, वीडियो पर कमेंट और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक इन्वेस्टमेंट बैंक को दिखाते हुए, जहां एक एक करके कई सारे एम्प्लॉयज को जॉब से निकाला जा रहा था, जिसे देख हर एम्प्लॉय अपनी जॉब जाने की डर से परेशान दिखाई देता है, क्योंकि जल्द ही मार्केट क्रैश होने वाली थी। और यह सिचुएशन साल 2008 के क्रैश से एक दिन पहले की थी। इसी बीच हम विल एमरसन नाम के एक शख्स को देखते हैं जिसकी नजरें दो एम्प्लॉयज पर टिकी हुई थी। विल इनसे पूछता है कि क्या कभी तुम लोगों ने ऐसी सिचुएशन फेस की है। इस पर दोनों घबराते हुए मना कर देता है। विल इन्हें एडवाइस देता है कि टेंशन मत लो, बस अपने काम पर ध्यान दो। इस एक ही दिन में रिस्क एनालिसिस डिपार्टमेंट के करीब 80% एम्प्लॉयज अपने जॉब से हाथ धो बैठते हैं और बैंक महज 24 घंटों में अपने वर्कफोर्स के 40% एम्प्लॉयज को निकाल देती हैं। सिर्फ यही नहीं, रिस्क कंट्रोल डिपार्टमेंट के हेड एरिक डेल को भी बात करने के लिए बुलाया जाता है, जो कि 19 साल से यहां काम कर रहा था। एक लेडी एरिक को बताती हैं कि आपको भी इस मुश्किल हालात में जॉब से निकाला जा रहा है। यह सुन एरिक इन्हें धमकाते हुए कहता है कि अगर मैं चला गया तो उस मॉडल का क्या होगा जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस पर दो महिलाएं उसे समझाती हैं कि हमारी आपसे कोई आपसी रंजिश नहीं है, बस बैंक इस वक्त लॉस से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाल रही है। एरिक भी ज्यादा बहस ना करते हुए अपने रूम में चला जाता है और अपना सारा सामान इकट्ठा करने लगता है। इस बीच विल एरिक के पास आकर कहता है कि मुझे सच में तुम्हारी नौकरी छिन जाने का बहुत दुख है। एरिक उससे पूछता है कि मुझे जॉब से निकालने का आइडिया किसने दिया था। इस पर विल सारा का नाम लेता है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ही एक ऑफिसर थी, जिससे एरिक के मन में सारा के लिए नफरत पैदा हो जाती है। जाते वक्त पीटर और ब्रेगमैन नाम के दो एम्प्लॉयज एरिक को अलविदा कहने आते हैं और पीटर एरिक से कहता है कि आपने हमें बहुत कुछ सिखाया है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। पीटर के ये शब्द एरिक के दिल में घर कर जाता है और लिफ्ट से जाते वक्त वह पीटर के हाथ में एक पेन ड्राइव थमा देता है, जिसमें एरिक के प्रेजेंट मॉडल का सारा डेटा मौजूद था, और उसे अलर्ट रहने की सलाह देकर एरिक वहां से रवाना हो जाता है। अब बिल्डिंग के नीचे आकर जब वह किसी को कॉल करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि उसका फोन भी बंद कर दिया गया है। ये देख एरिक का शक सैरा पर जाता है। जब वह सैरा से पूछता है कि क्या तुमने मेरा फोन बंद किया है, तो वह साफ इनकार कर देती है। पर एरिक जॉब जाने का जिम्मेदार सारा को मानकर उसे भला बुरा कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम बैंक के एक ऑफिसर सैम को देखते हैं, जिसे कॉल आता है कि उसके डॉग की हालत काफी नाजुक है और उसे कुछ भी हो सकता है। ये सुन सैम काफी बेचैन हो जाता है। इतने में विल आकर उसे बताता है कि बैंक के 80% एम्प्लॉयज को निकाल दिया गया है, अब सिर्फ 33 लोग ही बचे हैं। उन सभी का हौसला बुलंद करने के लिए सैम उनके पास जाकर कहता है कि आपको इस मुश्किल हालात से डरना नहीं, बल्कि खुश होना चाहिए कि आपको जॉब से नहीं निकाला गया है। आप लोगों के पास खुद को बेस्ट प्रूव करने का यह सबसे बढ़िया मौका है। सैम की बातों से सभी एम्प्लॉयज बहुत खुश होते हैं और जॉब बच जाने की खुशी में रात को एक जश्न रखते हैं। लेकिन सिर्फ दो लोग इस जश्न में शामिल नहीं होते। एक था सैम, जो अपने डॉग के पास मौजूद था, जबकि दूसरा था पीटर, जो बैंक की कुछ जरूरी फाइल्स चेक कर रहा था, क्योंकि एरिक ने पेन ड्राइव देते हुए उसे सतर्क रहने की हिदायत दी थी। लेकिन क्यों? इसी सवाल का जवाब जानने की जब पीटर कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि मौजूदा वक्त में जो रिस्क प्रोफाइल की कैलकुलेशन है वो पूरी तरह से गलत है और जल्द ही बैंक को इतना बड़ा लॉस होने वाला है कि वो बैंकरप्ट हो जाएगी। पीटर अपने सभी साथियों को जल्दी से यहां बुला लेता है और उन्हें बैंकरप्सी की खबर देता है। साथ ही यह भी खुलासा करता है कि मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटी में हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी का लेवल भी काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिसका मतलब यह था कि एसेट्स में फर्म की पोजीशन ओवर लेवरेज हो गई है और इसके कारण अब फर्म जल्द ही बैंकरप्ट होने वाली है और इस सिचुएशन से बाहर निकालने में सिर्फ एरिक ही उनकी मदद कर सकता है। इसलिए वह लोग अब एरिक से बात करने के लिए उसे कॉल करते हैं, पर अफसोस उसका फोन बंद होता है। इसलिए अब वह लोग उसके घर पर फोन घुमाते हैं और एरिक की वाइफ बताती हैं कि एरिक तो सुबह से घर आया ही नहीं। यह सुन विल समझ जाता है कि इस वक्त वह कहां हो सकता है।
इसलिए वह पीटर और ब्रेगमैन को एक बार में जाने को कहता है जो एरिक का पसंदीदा बार था, और फुर्सत में वह वहीं वक्त गुजारना पसंद करता था। एरिक की तलाश में पीटर ब्रेगमैन को लेकर बार की तरफ रुख करता है और फिर विल बैंक के बैंकरप्सी की खबर सैम को भी देता है, जो बेचारा डॉग को खोने के कारण गम में डूबा हुआ था। लेकिन जब विल इसे इमरजेंसी कहकर जल्द से जल्द ऑफिस आने को कहता है तो सैम रात के 11 बजे बैंक पहुंच जाता है और विल उसे स्क्रीन पर सभी लॉसेस की कैलकुलेशन दिखाता है जो बैंक के पूरे सिस्टम को क्रैश करने वाली थी। ये देख सैम के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह विल को ऑर्डर देता है कि तुरंत यहां पीटर को बुलाओ, क्योंकि उसी ने इस पूरी खराब सिचुएशन का खुलासा किया था। अगर आप 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारी द बिग शॉर्ट नाम की मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा, जहां इसके बारे में और भी डिटेल में दिखाया गया है, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में डाल दी है। दूसरी तरफ हम पीटर को देखते हैं जो कि ब्रेगमैन के साथ बार में ड्रिंक कर रहा था। दोनों के चेहरों पर मायूसी छाई हुई थी क्योंकि इनकी उम्मीद के मुताबिक यहां एरिक मौजूद नहीं था, इसलिए दोनों खाली हाथ ही वापस बैंक में आ जाते हैं। इसके बाद एक इमरजेंसी मीटिंग रखी जाती है जिसमें ऑफिस के सभी बड़े बड़े अफसरों को बुलाया जाता है और इस मीटिंग में सारा भी शामिल होती है। वहीं पर मौजूद डिवीजन हेड जैरेड रिस्क मैनेजमेंट के हेड एरिक के बारे में पूछता है, जिस पर सैम बताता है कि उसे आज ही जॉब से निकाल दिया गया है, लेकिन वो जाते टाइम अपने मॉडल की पेन ड्राइव पीटर को सौंप गया था और पीटर के एनालिसिस करने पर ही इस पूरी सिचुएशन का खुलासा हुआ है। जैरेड सैरा से पूछता है कि क्या ये इक्वेशन सही है। इस पर सारा उन पेपर्स को चेक करने के लिए कुछ टाइम मांगती है। अब इस वक्त रात के करीब 2 बज चुके थे। जैरेड सैम से पूछता है कि इस पूरे हालात को कंट्रोल करने में तुम्हारी टीम को कितना समय लगेगा। जिस तरह की ये मुश्किल सिचुएशन थी, इसे सॉल्व करने के लिए कई हफ्तों का वक्त चाहिए था, इसलिए सैम उससे 1-2 हफ्तों का वक्त मांगता है। लेकिन जैरेड को इतना टाइम देना सही नहीं लगता क्योंकि उसको डर था कि अगर इन्वेस्टमेंट बैंक के दिवालिया होने की खबर बाहर पता चल गई तो उनकी रेपुटेशन खराब हो सकती थी। लेकिन सैम उसे समझाता है कि हमारा काम लेन देन का है, इतनी जल्दी इस पूरे मामले को सुलझा पाना नामुमकिन है। जैरेड सारा को पूछता है कि इस पूरे एसेट्स की तुम कितनी कीमत लगाना चाहोगी अगर हम इसे बेचे तो। इस पर सारा कहती हैं कि पूरे एसेट्स की कीमत को एनालाइज करने के लिए भी मुझे कुछ हफ्तों या महीनों का वक्त चाहिए। जैरेड इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए विल, पीटर और ब्रेगमैन को मीटिंग रूम से बाहर भेज देता है। अब तीनों बाहर खड़े होकर ये सोच कर परेशान होते हैं कि आखिर मीटिंग में चल क्या रहा है। इधर जैरेड फैसला करता है कि वो प्रॉब्लमैटिक एसेट्स को बेच देगा, लेकिन सैम इसके लिए राजी नहीं होता। जैरेड उसे समझाता है कि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है, लेकिन एसेट्स को बेचने से पहले जैरेड सैरा और उसके एक साथी को फाइल्स को चेक करने का ऑर्डर देता है, वो भी सिर्फ 45 मिनट में। उसकी बात मानकर दोनों सभी फाइल्स लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर हम विल, पीटर और ब्रेगमैन को देखते हैं। पीटर को अपने ऑफिस के बैंकरप्ट होने का डर सता रहा था, लेकिन विल उसे समझाता है कि मुझे यहाँ काम करते हुए पूरे 10 साल हो चुके हैं और ऐसी हालात कई बार बनी हैं, लेकिन हर बार टीम ने मिलकर बैंक को डूबने से बचा लिए हैं और इस बार भी वो लोग किसी न किसी तरीके से बैंकरप्ट होने से बैंक को बचा लेंगे। अब कुछ देर बाद सारा फाइल्स को चेक करके जैरेड के पास आ जाती हैं और सैम के सामने उसे बताती हैं कि पीटर के फॉर्मूला और कैलकुलेशन एकदम ठीक हैं। हम सच में बहुत ज्यादा लॉसेस करने वाले हैं, हमें एरिक पर भरोसा करना चाहिए था। ये सुन सैम गुस्से में वहां से चला जाता है और जैरेड इस सब का जिम्मेदार सैरा को मानता है क्योंकि उसने ही एरिक को जॉब से फायर किया था और मॉडल इनकम्प्लीट होने के चलते ये इस मुश्किल के बारे में पहले से नहीं जान सके। सैरा भी जैरेड के इल्जाम को चुपचाप कबूल कर लेती हैं और उसे पूछती हैं कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन जैरेड को भी नहीं पता कि अब आगे क्या करना चाहिए। इसलिए जैरेड सभी टीम मेंबर्स को एक खास शख्स से मिलवाने के लिए इन्हें ले जाता है और सबको समझाता है कि तुम्हें इस मीटिंग में कुछ भी झूठ नहीं बोलना है और ना ही कुछ छुपाना है, जो भी सच है बता देना। एक एक कर सब मीटिंग रूम में पहुंच जाते हैं जहां कई सारे स्टॉक होल्डर्स बैठे हुए थे जो इन्वेस्टमेंट बैंक के लिए काफी अहम थे। इसके बाद रूम में एंटर होता है फर्म का सीईओ जॉन, जो आते ही इस पूरी प्रॉब्लम के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि इस परेशानी को हमें कम से कम 1 हफ्ते पहले ही सुलझा लेना चाहिए था। खैर, अब जॉन उस मास्टरमाइंड का नाम पूछता है जिसने इस प्रॉब्लम का राज सबके सामने खोला था। सैम पीटर का नाम लेता है और पीटर सबको असल प्रॉब्लम के बारे में बताता है और जॉन से कहता है, आप रिस्क प्रोफाइल को बिना चेक किए ही आगे बढ़ा रहे थे, जबकि हमें एसेट्स समय से ज्यादा रखने पड़ते हैं।
और इन्हीं एसेट्स के रख रखाव और रिस्क प्रोफाइल को नजरअंदाज करने की वजह से हमें आज इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी ने मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में बहुत ज्यादा रिस्क उठा लिया। और इनका जो रिस्क मॉडल था वो इस तरह से बनाया गया था कि अगर मार्केट में थोड़ी सी भी गिरावट आती है तो कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, और अब कंपनी इस कगार पर खड़ी हो चुकी थी। इस मीटिंग में सुबह के 3 बज जाते हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। इसलिए जॉन फैसला करता है कि अब वो सभी एसेट्स को बेच देगा, क्योंकि कंपनी वैसे भी अब डूबने वाली थी। इसलिए इनके पास सब कुछ बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। हालांकि सैम उसे समझाता है ऐसा करने से पूरी मार्केट खत्म हो जाएगी, और वैसे भी हम वो एसेट्स बेच रहे हैं जिसकी अब कोई कीमत नहीं बची है। इस पर जॉन कहता है कि हम अपने एसेट्स आज की कीमत पर उन लोगों को बेचेंगे जो आज तक खरीदते आए हैं, जिससे हमारा लॉस काफी कम होगा। और अगर बिना एसेट्स को बेचें कंपनी डूबी तो हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। हालांकि जॉन का ये प्लान किसी को भी प्रॉफिटेबल नहीं लगता, क्योंकि इसमें भी रिस्क ही रिस्क था। लेकिन जॉन अपने आगे किसी की नहीं सुनता, इसलिए सैम भी खामोश रहता है। अब जॉन जैरेड को ऑर्डर देता है कि अभी 4 बजे हैं, तुम्हें 1 घंटे के अंदर अंदर इस सेलिंग पर एक बेहतरीन प्लान तैयार करना है। साथ ही एरिक को भी ढूंढने का ऑर्डर देता है, क्योंकि वही इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता बता सकता था। इसके बाद जॉन सैम से अकेले में बातचीत करता है और कहता है कि सैम, क्या तुम मेरा साथ दोगे? तुम्हें जज्बाती होकर नहीं, बल्कि एक सेल्समैन के तौर पर सोचना चाहिए। हमारा काम बेचने का ही है। लेकिन सैम अब भी उसे यही समझाता है कि अगर हमने ये एसेट्स बेच दिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर जॉन अब भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इसके बाद हम जैरेड और सारा को देखते हैं, जो जॉन के फैसले को सुनने के बाद कश्मकश में थे कि आखिर उन्हें जॉन का साथ देना चाहिए या नहीं। सारा जैरेड को समझाती हैं कि अगर हमने जॉन का साथ दिया तो सिर्फ हम दोनों ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी डूब जाएगी और हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन जैरेड ना चाहते हुए भी जॉन के फैसले पर ही आगे बढ़ने का डिसाइड करता है, क्योंकि इस प्लान के अलावा किसी को कोई दूसरा प्लान समझ ही नहीं आ रहा था और टाइम भी बहुत कम बचा था। अब कुछ देर बाद एरिक की वाइफ विल को कॉल करके बताती हैं कि एरिक घर आ गया है। इस पर विल उससे बात करना चाहा, लेकिन एरिक किसी से भी बात करने से मना कर देता है। जब सैम को एरिक के घर पहुंचने का पता चलता है तो वो बहुत खुश होता है और विल से कहता है कि तुम ब्रेगमैन के साथ जाकर एरिक के घर जाओ और उसे यहां लेकर आओ। साथ ही सैम ये भी हिदायत देता है कि एरिक के बारे में जॉन को कुछ भी मत बताना। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं, जो सारा से बात करने के लिए उसके केबिन में जाता है और उसे कहता है कि तुम ट्रेडर्स को इस पूरी सिचुएशन के बारे में समझाना, वरना मैं इस सब का इल्जाम तुम पर ही डालूंगा। ये सुन सारा कहती हैं कि मुझ पर इल्जाम मत लगाओ, मैंने तुम्हें और जेरेड को 1 साल पहले ही सब कुछ बता दिया था और तुम लोग जानते थे कि हालत किस तरह के बन रहे हैं, लेकिन तुम लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह सुनकर जॉन गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर जैरेड विल के पास आकर उसे एरिक के पास जाने से रोकता है और पूछता है कि क्या तुम जॉन के फैसले के साथ हो? मुझे बस ये जानना है कि क्या सैम जॉन के फैसले के अगेंस्ट खड़ा रह पाएगा? इस पर विल उसे समझाता है कि सैम हमेशा सही फैसले लेता है, उसके लिए सही का मतलब सही ही है और वह वही करता है जो सबके लिए सही है, इसलिए मुझे उस पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर विल ब्रेगमैन के साथ गाड़ी में बैठकर एरिक के घर की तरफ निकल पड़ता है। अब कुछ देर बाद विल और ब्रेगमैन दोनों एरिक के घर पहुंच जाते हैं और विल जैसे ही दरवाजे पर दस्तक देता है तो एरिक बाहर से सैर करता हुआ उसके पास आ जाता है। विल उसे बताता है कि पीटर ने तुम्हारे मॉडल को कंप्लीट कर दिया है, लेकिन उससे एक नई मुसीबत पैदा हो गई है। ये सुन एरिक बहुत ही इत्मीनान से कहता है, मुझे पता था यही होने वाला है। फिर विल उसे बताता है कि जॉन ने सब कुछ बेचने का फैसला किया है और आज सब कुछ बिक जाएगा, लेकिन सैम को उसका फैसला मंजूर नहीं है, इसलिए उसने मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है। लेकिन एरिक साथ जाने से मना कर देता है। हालांकि विल उसे लालच भी देता है कि तुम अगर हमारी मदद करोगे तो तुम्हें इस काम के पैसे दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी एरिक इसके लिए राजी नहीं होता, इसलिए मजबूरन विल को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ता है। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं, जिसके पास फिर से जॉन आता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? दरअसल जॉन उसे अपने साथ इसलिए मिलाना चाहता था ताकि वो ट्रेडर्स को सैम की मदद से अच्छे से समझा सके, लेकिन सैम अब भी उसे साफ इनकार करके वहां से चला जाता है। इधर रास्ते में ब्रेगमैन विल से पूछता है, क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा? इस पर विल झूठ न बोलते हुए सच कहता है और बताता है, इसके बाद तुम्हारी ही नहीं बल्कि कई लोगों की जॉब जा सकती है, लेकिन मेरी जॉब पर कोई आंच नहीं आएगी, क्योंकि मैं सालों से उनके लिए काम कर रहा हूं और कई चीजों पर मेरा कंट्रोल है और मेरे हटते ही सब ताश के पत्तों की तरह बिखरता चला जाएगा। इधर जॉब जाने का डर पीटर भी महसूस कर रहा था और वह सैम से आकर पूछता है, क्या सच में हम सबको निकाल दिया जाएगा?
इस पर सैम हाँ कहते हुए बताता है, इस सिचुएशन के बाद कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। खैर, अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए ब्रेगमैन काफी परेशान होता है और वॉशरूम में बैठकर रोने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी की आहट महसूस होती है और जब वह बाहर आकर देखता है तो बाहर जैरेड बेफिक्र होकर शेविंग कर रहा होता है, जैसे उसे कंपनी डूबने का कोई अफसोस ही नहीं है। इसके बाद हम सारा को देखते हैं जिसके पास एरिक आता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका जो भी प्रॉफिट है वो सब डूब जाए, क्योंकि कंपनी ने इसके कुछ खर्चे उठाने की जिम्मेदारी ली थी। अब सारा अपनी गलती के लिए एरिक से माफी मांगती है और एरिक भी हालात की गंभीरता को देख उसे माफ कर देता है। इसके बाद सैम अपने सभी एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग करता है और उन्हें बताता है कि स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश होने वाला है, इसलिए जॉन ने फैसला किया है कि फर्म के ज्यादातर एसेट्स बेच दिए जाएंगे, क्योंकि आने वाला फ्यूचर बहुत ही खतरों से भरा होने वाला है और इस खतरे की शुरुआत हमसे ही हो रही है। साथ ही ये भी बताता है कि अगर आपने आपके हिस्से में आने वाले एसेट्स की 93% तक बिकवाली कर दी, यानी उन्हें बेच दिया, तो आपके अकाउंट में बोनस बतौर $1.4 लाख आ जाएंगे और अगर पूरी टीम ने 93% की बिकवाली कर ली तो आपको $13 लाख और दिए जाएंगे, वो भी एक साथ। सैम इमोशनल होकर कहता है कि अगर आपने इस टास्क को पूरा कर लिया तो समझ जाइएगा कि आपने अपनी नौकरियां खुद खतरे में डाल दी हैं, क्योंकि सब एसेट्स बिक जाने के बाद ये फर्म बंद हो सकती है और फिर किसी भी एम्प्लॉई को नौकरी मिलना मुश्किल हो जाएगा। सैम अच्छे दिनों की बात करते हुए सभी एम्प्लॉयज की वर्किंग स्किल्स की खूब तारीफ करता है और उन्हें कहता है कि ये आखिरी मौका है पैसे कमाने का, इसलिए जितना हो सके कमाने की कोशिश कीजिए। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि सैम तो एसेट्स को बेचने के खिलाफ था, लेकिन अब वह इसे बेचने के लिए आखिर क्यों कह रहा है? क्योंकि जॉन उसे ऐसा करने के लिए एक बड़ी अमाउंट ऑफर करता है। पहले तो सैम इसके लिए साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब पीटर अपने जॉब के बारे में उससे डिस्कशन कर रहा था तब उसे रियलाइज होता है कि आज नहीं तो कल उसकी भी जॉब खतरे में आ सकती है, इसलिए वह बहुत सोचने के बाद यह फैसला लेता है और जॉन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद सभी एम्प्लॉयज अपने अपने काम पर लग जाते हैं और एसेट्स बेचने की जद्दोजहद करने लगते हैं, जिससे लोगों को भी इन पर शक हो जाता है कि आखिर ये फर्म इतनी जल्दी एसेट्स बेच क्यों रही है। इसलिए अब फर्म एसेट्स को कम कीमत पर बेचना शुरू कर देती है और ये प्लान इनका कामयाब हो जाता है। कई सारे एसेट्स बहुत जल्दी बिक जाते हैं और जैरेड सैम के पास आकर उसे खुशखबरी देता है कि तुम्हारा प्लान कामयाब हो गया है। यह सुनकर सैम गुस्सा हो जाता है और वहां से सीधा जॉन के पास जाता है। जॉन बेफिक्र होकर शांति से बैठा होता है और बड़े इत्मीनान से कहता है कि तुमने आखिर कर दिखाया, तुम्हारी वजह से हमारा प्लान कामयाब हो गया। सैम जॉन से इस काम के लिए उसे ऑफर किया गया पैसा मांगता है। तब जॉन कहता है कि मैं तुम्हें सब पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कुछ और वक्त गुजारना होगा ताकि हम इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। उसे 2008 के क्रैश से पहले के कई मार्केट क्रैश के इंसिडेंट गिनवाता है और कहता है, ऐसे लॉसेस मैंने बहुत बार देखे हैं, पर मैं हार नहीं मानूंगा। सैम भी उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसे अपने पैसे चाहिए थे। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।